बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ये वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसको अवाम ने आज से ठीक 2 साल पहले करप्शन के खिलाफ नारा लगाने, 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारा लगाने और इंसाफ देने के हवाले से वोट दिया था। बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी। ये वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसने अपने 100 दिन के प्लान में बहुत सारे वादे किए थे, जिनमें से 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर भी थे। इसके साथ साथ फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस के मामलात और दीगर उमूर के ऊपर, बिलखुसूस इकॉनमी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विजन की बात की जाए या 100 दिन के प्लान की बात की जाए तो बड़ा आइडियल लगता था। आज 2 साल गुजर गए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन वादों में से कोई एक वादा पूरा कर पाई या नहीं, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ बात यह भी करेंगे कि ऑपोजिशन पहले दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से कहती है कि यह हुकूमत गैर इलेक्टेड है, यानी गैर मुंतखब हुकूमत है। ऐसी हुकूमत नहीं है जिसको इलेक्ट किया गया हो, लेकिन किया भी उन्होंने कुछ नहीं। तो क्या ऑपोजिशन भी 2 साल सिर्फ और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करती रही या इससे बढ़ के भी कुछ किया या करने का इरादा है? इन दोनों टॉपिक्स पे बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट से बात करेंगे कि 2 साल, पिछले 2 साल इकोनॉमिकली एंड आने वाले 3 साल इकोनॉमिकली कैसे देखते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमानान हैं, हम सेगमेंट वाइज चलेंगे आज, इंस्टेड ऑफ ये कि अननेसेसरी डिबेट की जाए, हर शख्स की बात सुनी जा सके, इसलिए हम सेगमेंट वाइज चलेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद जवाद साहब मौजूद हैं, सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के PTI के। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा हमें दूसरे सेगमेंट में ज्वाइन करेंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो कि PMLN के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में। इनसे इकोनॉमिक जो एक्टिविटी रही उसके हवाले से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, माशी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तीनों ने ज्वाइन किया। सबसे पहले अहमद जवाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आप लोगों ने 100 दिन का प्लान दिया था कि हम हुकूमत में आएंगे, 100 दिन के अंदर हम लोग ये काम करके दिखाएंगे। वो 100 दिन के अंदर तो वो काम नहीं हो सका। आज 2 साल गुजर गए। आपकी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या वो जो 100 दिन का वादा किया था वो 2 साल में मुकम्मल किया या नहीं? क्या अचीवमेंट्स हैं जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन 2 सालों में? देखें अनीका, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल पूरे होने पे ये प्रोग्राम आपने किया। देखें, सबसे पहले तो ये है कि तहरीक इंसाफ की 2 साल की हुकूमत के दौरान एक चीज़ जो आपने नोट की होगी कि शुरू से लेके अभी तक अपोजिशन की तरफ से एक ऐसा परसेप्शन पैदा किया गया कि बस तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो चंद महीनों की मेहमान है। और ये जो है तारीखें बार बार दी गई, चाहे इसमें फजलुर रहमान का धरना हो, चाहे 2 बड़ी पार्टियों की तरफ से जो है उनकी प्रेडिक्शंस हों। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ना सिर्फ ये कि 2 साल कंप्लीट किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कामयाबी से, बल्कि कोरोना जैसा चैलेंज जो कि दुनिया की तारीख में एक यूनिक चैलेंज की हैसियत रखता है, उसमें पाकिस्तान बहुत सारे ममालिक की निस्बत ज़्यादा बेहतर अंदाज में उसको हैंडल कर सका। अब 2 सालों में हमने क्या किया? मैं इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ होती है जब आपकी इकॉनमी जो है या आपका मुल्क जो है वो बैंकरप्सी की एज के ऊपर हो, तो उस वक्त आपको सिर्फ अपनी 2 चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी होती है, अपने खर्चे पे और अपनी आमदनी में। इसके बाद बाकी फैक्टर्स आते हैं कि आपने मुल्क में कैसे चीज़ों को बेहतर करना है। सो पहली चीज़ जो होती है वो आमदनी और खर्चे का तवाज़ुन, जिसको हम एक खसारा कहते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कहते हैं, उसके बाद ट्रेड डेफिसिट भी कहते हैं। इन दोनों चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तवज्जो दी। और आज माशाल्लाह 2 साल के बाद जो तकरीबन $37 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट था वो तकरीबन $22-23 बिलियन पे आ गया है। जो $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट जो खसारा था वो तकरीबन $3 बिलियन पे आ चुका हुआ है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स जो हैं, जो कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने टेक ओवर किया था तो वो तकरीबन $9 बिलियन
$9 अरब की सतह पर थे और आज तकरीबन $20 अरब की सतह पर पहुंच चुके हुए हैं। तो ये इसकी जो हाइलाइट्स हैं जो इस हुकूमत की, जो कि बहुत क्रिटिकल थी कि हमने अपने अदारों को भी बैंकरप्सी से बचाना था, तो उसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत काफी हद तक कामयाब हुई। अच्छा, अब इसमें आपने कता कलामी के लिए माजरत, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे। मेरी हफीज शेख साहब से मुलाकात हुई थी तो उनसे मैंने कुछ सवालात किए थे, तो उन्होंने भी ये कहा था कि मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स तभी सही हो जाएगी ऑटोमेटिकली जब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होने लग जाएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपने भी गिनवाए, ये एक इम्प्रूवमेंट शो कर रहे हैं, लेकिन ट्रिकल डाउन इफेक्ट अभी नहीं आया। अहमद जवाद साहब, माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अभी भी बेहतरी नहीं दिखा रहे हैं। माना कि आप लोगों ने करंट अकाउंट डेफिसिट्स पे काम किया है, माना आप लोग टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं, थोड़े दिन पहले अभी इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था कि हम लोगों की जो रेमिटेंसेज हैं उनके अंदर भी रिकॉर्ड इजाफा है, लेकिन ये सारी चीजों का ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक आम आदमी तक कब आएगा? जी अनीका, आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि जो भी ऊपर मैक्रो इंडिकेटर्स हैं या जो इकदाम किए गए हैं इस हुकूमत के, जिसमें हफीज शेख साहब ने भी अपनी प्रायोरिटी बताई, तो ऑब्वियसली जब आप स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर इकोनॉमी को बेहतर करते हैं तो उसके जो फायदे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी आते हैं और आम आदमी तक भी पहुंचते हैं। इसमें मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा अनीका, कि आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड एक एक्सपर्ट के साथ मैं बैठा हुआ था, एक इनफॉर्मल डिस्कशन मैं बता रहा हूँ, कि जिसमें उसका कोई ताल्लुक पॉलिटिक्स से नहीं है, किसी चीज से नहीं है, लेकिन जो चीज उसने कही, उसने कहा कि ये जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से हुकूमत ने जो पॉलिसी ली है, शायद ये सिंगल फैसला जो है इस मुल्क की इकोनॉमी को भी टर्न अराउंड कर दे, इस मुल्क की इंडस्ट्री को भी टर्न अराउंड कर दे और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का भी मसला हल हो जाए। और उसने कहा कि पिछले कई सालों से इस फील्ड के साथ मुंसलिक होने के बावजूद मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आज मेरे पास जो है, जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो एक्टिविटी मुझे नजर आ रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है। ये वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, ये वो मैक्रो जो इंडिकेटर्स हैं उसके बाद उनका जो माइक्रो इंडिकेटर्स की तरफ सफर है, ये उसके बारे में एक हल्की सी निशानदेही है कि कैसे इन चीजों का इंपैक्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। अच्छा, मैं जवाद साहब जरा आप स्कैंडल्स की तरफ भी आते हैं, वो अच्छी बातें तो आपने कुछ फरमाई हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि एक ऐसी जमात की है जो हमेशा करप्शन के खिलाफ और अवाम दोस्ती का नारा बुलंद करती है। ये उस दौरान में 2 साल के अंदर अंदर बेशुमार स्कैंडल सामने आए हैं। अहमद जवाद साहब, टू काउंट अ फ्यू, पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का स्कैंडल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफों का स्कैंडल, पेट्रोलियम मसनूआत को इंपोर्ट को रोके जाने का स्कैंडल विदाउट एंटिसिपेशन के आने वाले दिनों के अंदर कितनी पेट्रोलियम मसनूआत चाहिए होंगी, चीनी की कीमतें सेंचुरी मुकम्मल करने से भी ऊपर जाने का स्कैंडल, चीनी के बहरान का, किल्लत का स्कैंडल, चीनी माफिया, शुगर माफिया का स्कैंडल, आटे के बहरान का स्कैंडल, एक्सपोर्ट किए जाने का स्कैंडल और फिर इंपोर्ट किए जाने का स्कैंडल वीट का, उस्मान बुज़दार साहब के करप्शन में या एटलीस्ट रिश्वत लेने के मामले में इन्वॉल्व होने के स्कैंडल्स, इसके बाद कितने आईजीज चेंज किए गए। यानी वो गवर्नमेंट जो कहती थी हम पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, उन्होंने पंजाब में 5-6 आईजी तो वैसे ही तब्दील कर दिए हैं। ये इतने बेशुमार स्कैंडल्स हैं, इन बेशुमार स्कैंडल्स में से कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ हम देखें। अहमद जवाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, के 2 साल के दौर में इतने सारे स्कैंडल्स नमूदार होना, इज इट हेल्दी फॉर पीटीआई's इमेज? तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहली हुकूमत है कि इस 2 साल के अंदर किसी किस्म का कोई करप्शन का स्कैंडल नहीं है। आप ये तो कह सकती हैं कि चीनी का बहरान पैदा हुआ, जो कि इस मुल्क में पिछले 20-30 सालों में हर साल वो बहरान पैदा होता था उसकी प्राइसिंग के वजह से। वीट का बहरान या पेट्रोलियम का बहरान, हो जाएगी, ये कहना तो नाइंसाफी हो जाएगी कि कोई स्कैंडल जो है करप्शन का नहीं बना। उस्मान बुज़दार साहब के अभी जो लिकर लाइसेंस वाला जिसमें नायब ने उनको तलब किया, वो करप्शन का स्कैंडल है। उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर बाहर जब चीनी एक्सपोर्ट की गई जिस टाइम पे नहीं की जानी चाहिए थी, उसके अंदर भी कुछ इल्जामात उस्मान बुज़दार साहब पे लग रहे हैं। फिर बेसिकली नदीम बाबर साहब पे भी यही इल्जाम है कि उन्होंने, उनके अपने स्टेक्स हैं बहुत सारी पेट्रोलियम की
कंपनीज के हवाले से, तो उन्होंने जो 26 तारीख को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया था, कहीं ना कहीं फायदा तो उन्हें भी हुआ होगा। अब करप्शन ये तो नहीं कि बस पैसा ही लिया जाए, करप्शन ये भी है कि पैसा बचाया जाए, करप्शन ये भी है कि पैसा बनाया जाए, या करप्शन ये भी है कि अपनी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की जाए। अहमद जवाद साहब, तो अगर कोई स्कैंडल सामने आता है तो उसमें कहीं ना कहीं मिसयूज ऑफ अथॉरिटी तो है। जी, मैं आपको वही एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि देखिए, अगर तो करप्शन के स्कैंडल्स की बात की जाए, ऐसे स्कैंडल्स जैसे कि पनामा स्कैंडल है, जैसे एवन फील्ड स्कैंडल है, जैसे कि किसी फालूदे वाले के अकाउंट से अरबों रुपए निकल आए, या बेशुमार और स्कैंडल्स जो जरदारी के साथ और नवाज शरीफ के साथ जो अटैच हैं, जिनके केसेस चल रहे हैं, उस करप्शन स्कैंडल के हवाले से तो कोई आप कह नहीं सकते, क्योंकि उसकी वजह सिर्फ ये है कि मुल्क का जो वजीर आजम है उसका कारोबार से, या उसके खानदान का, या उसके बच्चों का, या उसके कोई बहन भाई, किसी का भी जो है वो कोई स्टेक होल्डर नहीं है। ये एक वजह है कि इस तरह के बड़े स्कैंडल्स आपको इस हुकूमत में नहीं मिलेंगे। अब आपने जो बुज़दार साहब के हवाले से सवाल किया है तो बहुत अच्छी बात है। देखें कि एक ऐसी सिटिंग गवर्नमेंट अपने सबसे बड़े सूबे की, जहां पे उसकी अपनी हुकूमत है, उसके चीफ मिनिस्टर को भी नैब के सामने हाजिर होके एक्सप्लेन करना है, ये तो बहुत ही एक अच्छी बात है। ये अच्छी बात नहीं है कि उस्मान बुज़दार के चीफ मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम है या नहीं की, इसका फैसला तो जिस अदारे ने उसको बुलाया है, उससे एक्सप्लेनेशन मांगी है, वही उसका फैसला करेंगे। लेकिन मैं तो अभी इस तरफ अब तक की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक ये कह सकता हूं कि ये भी एक बहुत बड़ी एक अच्छा इंडिकेटर है कि इस मुल्क में ताकतवर भी जो है, हुक्मरान तबके से भी जिसका ताल्लुक है, उसको भी जवाबदेही करनी है। जहांगीर तरीन के हवाले से शुगर स्कैंडल का जो सब सुन लीजिएगा, माना अच्छी बात है कि इदारा किसी को भी बुला सकता है, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि एक ऐसी जमात जिसके ऊपर करोड़ों लोगों का नाराज ट्रस्ट है कि करने वो करप्शन दूर करेगी, आपका ऐसा तरीका है जो इस्लाम दुश्मनी पर मबनी है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये इसकी न सिर्फ इंक्वायरी होनी चाहिए, बल्कि आप अपने तौर पर भी हाउस की तरफ से आप इसको टेकअप भी करें। जी, इंशाल्लाह इस पे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब पूरा रिपोर्ट लेके हाउस को सबमिट करेंगे। जी, द हाउस स्टैंड्स अर्जेंट टू मीट अगेन ऑन वेडनेसडे द 19th August 2020 at 5 PM। वो भी अब करप्शन के मामलात या चीनी के कीमतों के हवाले से और बहरान के हवाले से अब उनके ऊपर भी सवाल उठे हैं। एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती ना अहमद जवाद साहब, आप लोगों को पीपल्स पार्टी PMLN से कंपेयर करना होता तो फिर वो तो तब्दीली की बात ही ना होती, फिर होता जस्ट अनदर पॉलिटिकल पार्टी। आप लोग तो करप्शन के खिलाफ नारा उठा के आए हैं। देखें अनीका, आपने इस हुकूमत में ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। आपको इससे पहले किसी हुकूमत में इस किस्म का कल्चर नजर नहीं आया होगा। आपको ऐसा कल्चर तो जरूर नजर आया होगा कि जहां पे PMLN की गवर्नमेंट में एक राना मशहूद के ऊपर एक वीडियो भी निकल आती है तो उसको 3 मिनिस्ट्रियां और दे देते हैं। right. लेकिन आपको इसी हुकूमत में नजर आया होगा कि अगर जहांगीर तरीन के सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालिफिकेशन का देती है तो ना हुकूमत में नहीं करता। शुगर स्कैंडल सामने तो उसमें करवाती, उसमें और वही जहांगीर जो है इस पाकिस्तान का शुगर इंडस्ट्री का नुमाइंदा राइट। अच्छा अहमद जवाद साहब, एक तो ऑपोजिशन की नजर में आप 5 साल मुकम्मल नहीं कर सकते, आपकी नजर में क्या 5 साल मुकम्मल होंगे? और क्या वो 5 साल जो आने वाले अब 3 साल रह गए हैं, वो 3 साल इन पिछले गुजरे 2 साल से कुछ मुख्तलिफ होंगे, कुछ बेहतर होंगे, या ऐसे होंगे जैसे ये 2 साल गुजरे? अच्छा अनीका, मैं बिल्कुल यहाँ पे आपके सामने कोई जिसे कहते हैं ना, कोई एक नारेबाजी या एक झियालेपन का मैं मुजाहरा नहीं करूंगा अपनी जमात के हवाले से। मैं आपको फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा कि जो आपने सवाल किए कि क्यों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत जो है वो 5 साल पूरे करने के हवाले से बड़ी मुझे स्ट्रांग नजर आ रही है। उसमें मैं आपको पहला फैक्टर बता देता हूं। पहला फैक्टर ये है कि कोरोना एक ऐसा चैलेंज था कि जो कि इस हुकूमत को गिरा भी सकता था, और अगर हुकूमत उससे सरवाइव करती है अपने इक़दामात की वजह से और इकोनॉमी को अगर संभाल लेती है तो वो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी बन जाएगा। मैं ये समझता हूं कि पोस्ट कोरोना स्टेज के अंदर PTI की हुकूमत जो है उसको वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है।
इसमें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो इकोनॉमी का टर्न अराउंड, चाहे वो आपको एक रेमिटेंस के हवाले से नजर आए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेमिटेंस हो, चाहे वो रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से नजर आए जो कि आपको, चाहे वो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से नजर आए, चाहे वो आपको स्टॉक एक्सचेंज की मसलसल बढ़ती हुई पोजीशन के हवाले से नजर आए, तो ये वो इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने वाले दिनों में इकोनॉमिकली जो है वो मजीद स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होगी। और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से मैंने आपको जो मिसाल दी थी, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट पे आएगा, वो 50-60 इंडस्ट्रियों के ऊपर आएगा। पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन जो है एक फाउंडेशन ले कर सकती है इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से, जिसका स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो ये तो इसका इकोनॉमिक जो फैक्टर है वो है। अब दूसरा मैं आपको बता दूं कि देखिए कोई भी हुकूमत जो है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होती है, लेकिन पीटीआई को एक तरफ तो बहुत बड़ी ऑपोजिशन है, अगर आप फिगर्स के अंदर जाएं तो ये पाकिस्तान की तारीख की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑपोजिशन है, लेकिन ऑन द अदर हैंड चूंकि इस ऑपोजिशन की लीडरशिप जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है इन द नेम ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो जो कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप होती है वो एक स्टैंड लेना या एक स्टांस लेना, प्रिंसिपल स्टैंड असूली जो होता है वो नहीं ले सकती। उनके अंदर ये कॉम्प्रोमाइज करने की जो एक उनकी नीड होती है अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपनी जमात को नहीं, अपने असासों को बचाने के लिए, अपने खानदान को बचाने के लिए, अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए, ये एक कॉम्प्रोमाइज है कि जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि अपोजिशन कभी भी इकट्ठी नहीं हो सकती पीटीआई की हुकूमत के अगेंस्ट इसको गिराने के लिए। और आप 2 साल में देख सकते हैं जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आई अपोजिशन उसमें फेल हुई, और आइंदा भी ऐसा ही लगता है कि अपोजिशन में सलाहियत नहीं है कि वो हुकूमत को चैलेंज कर सके। अहमद जवाद साहब, थैंक यू सो मच। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद फिर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अहमद जवाद साहब से, हुकूमती मौक़िफ़ जानने की कोशिश कर रहे थे, अपोजिशन के हवाले से बात करते हैं। क्या मौक़िफ़ अपोजिशन इख्तियार किए हुए पिछले 2 साल को किस तरह से देखती है, इनका मौक़िफ़ भी जानना ज़रूरी है। तारिक फजल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। डॉक्टर साहब, एक जगह में पीएमएल-एन से आवाज बुलंद होते हुए आती थी, सदा सुनाई देती थी कि हुकूमत 1.5 साल गुजार ले तो गनीमत है। आज 2 साल मुकम्मल हो गए हुकूमत के, अभी भी ऐसा लगता है कि हुकूमत आने वाला साल भी सुकून से गुजार जाएगी। डॉक्टर साहब, ये ऑपोजिशन तगड़ी क्यों नहीं हो पा रही है, या ऑपोजिशन का इरादा ही नहीं है कि वो हुकूमत को कोई नुकसान पहुंचाए, खाली जबानी जमा खर्च करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर आप इस हुकूमत की कारकर्दगी को देखें तो उस शक्ल में तो इस हुकूमत को 1.5 साल तो क्या, मैं तो कहूँगा कि 1.5 माह भी नहीं चलना चाहिए था, क्योंकि जो अवाम की मुश्किलात और अवाम की मसाइल में इजाफा हुआ है वो पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा देख रहा है, मैं कहूँगा भुगत रहा है। जो एक आम आदमी की ज़िंदगी है, जो एक आम कारोबारी आदमी है, जो मजदूर आदमी है, पाकिस्तान की 60% अवाम जो रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर जिनकी मैशत जो है वो चलती है, वो तो तबाह हुए सो हुए। जो आपका दरमियाने दर्जे का सनतकार है, बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी अपने जो, अगर किसी के पास 5,000 लोग काम कर रहे थे तो आज वो 1,000 पे आ गए हैं। यानी हर तरफ बुरे हालात हैं। तो उनकी इस कारकर्दगी को देखते हुए तो इन्हें 1.5 माह नहीं चलना चाहिए था। लेकिन अगर आप ये समझते हैं जनाब कि ये अभी तक गिरे क्यों नहीं है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। बात यह है कि अपोजिशन में किसी जमात के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अकेला फैसला करके कल इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए। जमातें अपने नजरियात और अपने मंशूर रखती हैं और अपना अपना तरीकाकार है उनका मौजूदा सूरत हाल से निपटने का। अब इसके ऊपर एक कंसेंसस आ रहा है कि किस वक्त पार्लियामेंट के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए। और मैं आपको ये भी इसके साथ साथ ही ऐड कर दूं कि अपोजिशन की तमाम जमातें अगर मिल भी जाएं तो तभी उस वक्त भी नंबर गेम हमारे पास इतनी नहीं है कि हम जो है सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर लें और प्राइम मिनिस्टर को हम जो है वो अपने ओहदे से बरतरफ कर सकें। तो ये सारी अभी कंसेंसस जारी है। अभी आप देखें कि इनकी अपनी सफ़ों के अंदर जो है वो दरारें पड़ रही हैं। अताउल्लाह मैंगल साहब इनसे अलग हो गए हैं। PMLQ उनकी जो गिले शिकवे हैं वो आपके सामने है, बड़ी मुश्किल से उनको मनाया गया है। और अब उनकी लीडरशिप के खिलाफ केसेस बना दिए गए हैं नैब के, उन्हें डराने और धमकाने के लिए। जितना मैं चौधरी बरादरान को जानता हूँ वो बहुत मतलब एक अरसे से अरसा दराज हो गया है, डेकेड्स, दे आर सीजन्ड पॉलिटिशियंस। मैं नहीं समझता कि इस तरह के हथकंडों से वो डरेंगे
कि उनके खिलाफ नैब के नित नए मुकदमात रोज खोले जा रहे हैं। ये मेंशन करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इस तरह के हथकंडों के जरिए ये अपने इत्तेहादियों को भी डरा धमका के अपने साथ अटैच किए हुए हैं। ये सिलसिला कब तक चलेगा? इन हथकंडों के जरिए अपने इत्तेहादियों को अपने साथ जोड़े हुए हैं। इत्तेहादी हुकूमती अलायंस से अलग हो गए हैं, बाकी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता इनसे अलग हो जाएंगे। और जब हमने देखा कि जनाब नंबर गेम पूरी है, इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आएगी, लेकिन मैं समझता हूं कि जितना अरसा ये रहे हैं ये जरूरी था। अच्छा, जरूरी था? ये जरूरी, मतलब ऑपोजिशन तो चाहेगी ना कि साल में ही घर भेज दिया जाता, तो फिर उसके बाद अगले 10 साल ये यही मंत्रा पढ़ते रहते थे, हम तो सियासी शहीद हो गए हैं, हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती हो गई है, ये तो आपस में मुकमका किया हुआ है, हमें चलने नहीं दिया गया। अब कम अज कम अवाम को तकलीफ जरूर हुई है। मैं फिर कहूंगा बड़े अदब से कि मैं दुख है मुझे ये बात कहते हुए कि इतना अरसा इन्होंने गुजारा जरूर है, लेकिन इनके असली चेहरे बेनकाब हो गए हैं। अब अवाम को पता है कि ये 5 साल तो क्या 500 साल भी अगर ये लोग रहे तो इनसे कुछ नहीं होने वाला सिवाय निजाम की तबाही के। अभी आखिरी जो इन्होंने ये पेशावर की मेट्रो बस चलाई है उसकी आप हालत देखें। लाहौर की मेट्रो बस बनी थी, इमरान खान साहब ने कहा कि ऐसी बस अगर पेशावर में बनी तो मैं मुखालफत करूंगा, खुद फैसला कर लिया और फिर जनाब उससे दुगने दामों के ऊपर पेशावर की मेट्रो बस बनी। कल मैं देख रहा था बेशुमार वीडियोस आई हुई थी, कहीं बस खराब है, कहीं जंगला टूटा हुआ है, कहीं जनाब छतें लीक हो रही हैं। तो ये क्या तमाशा है? डॉक्टर साहब, कौम देख नहीं रही इनकी। डॉक्टर साहब, सूरत हाल इस्लामाबाद एयरपोर्ट की भी अच्छी नहीं है, वो PMLN के दौर में बनी थी, वो उसकी सूरत हाल भी अच्छी नहीं है, टाइलें गिर रही हैं, एक बारिश की मार थी। PML के दौर में उसका इख्तिताम जरूर हुआ है, इनॉग्रेशन हमारे दौर में हुई है, लेकिन वो मंसूबा भी जो मैं मिसाल के तौर पे मैं एग्जैक्ट फिगर्स की बात नहीं कर रहा, अगर 10 अरब से शुरू हुआ था तो खत्म जाके 80 अरब पे हुआ है। अब ये अगर 60 से 70 अरब रुपया इस मंसूबे में इजाफा हुआ है तो मैं बिल्कुल आपको बड़ी यकीन के साथ ये बात कहता हूँ कि उन लोगों की निशानदेही होनी चाहिए जिनकी वजह से ये मंसूबा डिले हुआ है इस्लामाबाद एयरपोर्ट का, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए। इसमें कोई उनकी ना कोई तरफदारी है और ना उनकी कोई साइड ले रहा है। और ये जो आपने बात की है मैंने भी देखी है कि वहां पे बारिश हो रही है, टाइलें गिर रही हैं, इस नाकिस तामीर का भी जो भी जिम्मेदार है उसे भी करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। मैं हुकूमत वक्त से ही बात कहूंगा, क्योंकि जाहिर है ये अभी ये अथॉरिटी उनके पास है, तहकीकात करें, जिसने इसमें चोरी की है, कॉन्ट्रैक्टर ने की है, सब कॉन्ट्रैक्टर ने की है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वेरी नाइस कि आप कह रहे हैं कि जो भी इन्वॉल्व्ड है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब, यहाँ मरीम नवाज साहिबा के समधी का नाम आ रहा है कि वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन के उनके पास ठेका था, तो अगर फॉर एग्जांपल उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो कोई ये बात तो नहीं आएगी कि ये भी मरीम नवाज साहिबा को मेंटल टॉर्चर देने के लिए किया जा रहा है? टाइलें फिक्स मरीम नवाज साहिबा के समधी ने ये टाइलें फिक्स नहीं की। मैंने कहा है कि कॉन्ट्रैक्टर हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, किस जगह के ऊपर कोताही हुई है। और दूसरी बात यह कि एयरपोर्ट के ऊपर कोई एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं था। मैंने आपको एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दी है, ठीक है, कि जो भी जिम्मेदार है, फेयर इनफ, अब उसमें तो मैंने कोई तशखीस नहीं की कि जो भी जिम्मेदार है किसने किया है। और फिर दूसरी बात यह है कि क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग मेरे समेत, एयरपोर्ट की जो कंस्ट्रक्शन होती है बड़ा टेक्निकल जॉब है, रनवे के अपने एक्सपर्ट होते हैं, आपके जो वो बनाने वाले होते हैं हैंगर्स वो अपने एक्सपर्ट होते हैं, टावर बनाने वाले अपने एक्सपर्ट होते हैं। ये कंस्ट्रक्शन और सिविल वर्क का काम है, इसमें कोताही जो है ये बड़ी आसानी से पकड़ी जाएगी और जरूर उसको पकड़ना चाहिए। राइट, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात जो बड़े वाज़े तौर पर हम लोगों ने देखी वो ये कि कहीं ना कहीं आपने जिस तरह पहले भी फरमाया कि ऑपोजिशन की मुख्तलिफ जमातों की मुख्तलिफ थॉट्स होती हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे थे तमाम अपोजिशन जमातों को, तो अपोजिशन जमातों ने अवाम की फेवर में क्या किया? अब अवाम कह रहे हैं कि आप लोग कहते तो हैं 2 साल बड़े भारी गुजरे PTI के, 2 साल बड़े मुश्किल गुजरे, लेकिन फिर अपोजिशन ने क्या किया? क्योंकि अपोजिशन पुश करती है हुकूमत को सही रास्ते के ऊपर। मुझे ये बताएं अनीका, मुझे ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा इशू है जिसको पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, सोशल मीडिया हो, अवामी जलसे हो, हर फोरम के ऊपर अपोजिशन ने उठाया है। लेकिन मसला ये है कि अगर हुकूमत में बैठे हुए लोग बहरे हैं, अगर उन्होंने दिमाग की अपनी तमाम खिड़कियां बंद की हुई हैं, कोई चीज़ सुनना ही नहीं चाहते, तो फिर इंसान वहाँ पे क्या करे? अब फिजिकली उनके सर तो नहीं फोड़े जा सकते। अल्टीमेटली यही है कि ये मुकदमा लेके आप आवाम के पास जाएं,
और अवाम पूरी तरह तैयार है। मैंने आपसे दोबारा ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि अगर इनके खिलाफ ये सारी कैंपेन पहले साल में चलती तो अगले 10 साल तो इन्होंने कहना था जनाब कि हम तो सियासी शहीद हैं, हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती हुई है, वरना हम तो पाकिस्तान को स्विट्जरलैंड और पेरिस बना रहे थे। जो सारी तकरीरें ये अपने अपोजिशन के दौर में करते रहे हैं। मुझे आप जैसे एक दोस्त ने पूछा जनाब के बताएं ये क्या करे हुकूमत। मैंने कहा जी इमरान खान साहब कुछ भी ना करें, वो एक अकेले कमरे में बैठ के अपनी अपोजिशन दौर में की हुई तमाम तकारीर खुद सुने और ज्यादा नहीं 20 से 25% जो ये ऐलानात करते रहे हैं अपोजिशन में उन पे अमल दरामद कर दें, पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से ये 2% पे भी अमल नहीं कर सके। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम इश्यूज को डिबेट करते रहे हैं, हर फोरम पे उठाते रहे हैं। ये भी मिसाल के तौर पे आज चीनी, आपको पता है हमारे दौर में चीनी 50 रुपए किलो थी और कंटेनर जनाब पार्लियामेंट के बाहर खड़े हुए थे। मुल्क लुट गया जनाब, सारा कुछ चोरी हो गया, डाकू आ गए, चोर आ गए। आज चीनी 100 रुपए से ऊपर चली गई, 105 रुपए किलो मिल रही है। तो आज क्या यहाँ पे बहुत नेक और परहेजगार लोगों की हुकूमत है, डबल से ज्यादा चीनी हो गई है। आटे की थैली हमारे दौर में जो 500 550 की मिलती थी आज वो 1300 1400 रुपए की मिल रही है। तो ये परहेजगार लोगों की हुकूमत है। पेट्रोल डीजल देखिए हमारे दौर में कितना था और आज कितना है। बिजली का बिल आप ईमानदारी से मुझे बता दें कि आप हमारे दौर में कितना देती थी और आज कितना दे रही हैं। कभी 25,000 आ रहा है, कभी 30,000 आ रहा है, कभी 50,000 आ रहा है, कोई पता ही नहीं है। तो ये मतलब वो हुकूमत, वो लोग सारे जो हैं वो चोर थे, वो करप्ट थे, ये लोग बहुत परहेजगार हैं, बहुत नेक हैं। अच्छा, ये कंपैरिजन अवाम ने कर ली है। अवाम की आंखें खुल गई हैं। इंसाफ 5 साल मुकम्मल करती हुई नजर आ रही है या नहीं आ रही? मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रही। अच्छा, बिल्कुल नजर नहीं आ रही। अगर किसी ने वो चश्मा लगाया हुआ है कि जिसमें ढिठाई है, जिसमें मैं ये कहूंगा कि बस एक वो है कि आपने, मैं ना मानूं, अगर वो चश्मा किसी ने लगाया हुआ है तो ठीक है, वरना अवाम अब किसी सूरत में उनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। कोई हद होती है। मैं बार बार एक बात करता हूँ, आपके प्रोग्राम में मुख्तसर अर्ज कर देता हूँ कि जो बड़े बड़े आके हमें दर्स और भाषण दिए जाते हैं टेलीविजन के ऊपर के जनाब मैशत, सर्कुलर डेट, पर कैपिटा, जीडीपी, ये टर्म्स जो पीटीआई के लोग बोल रहे होते हैं उन्हें नहीं पता इनका मतलब क्या है। मैशत पाकिस्तान के 95% लोगों के लिए 3 वक्त की रोटी का नाम है, उनके बच्चों की दवाई, उनके बच्चों की फीस का नाम है, बिजली सुई गैस के बिल का नाम है। इससे ऊपर मैशत का ना किसी को पता है, ना किसी को पता लगाना है। और ये तमाम चीजें इस बुरी तरह से लोगों की दस्तरत से बाहर होती जा रही हैं कि अवाम के पास अब कोई चारा नहीं है कि सिवाय सदाए एहतजाज बुलंद करें, इन लोगों के खिलाफ खड़े हों और जल्द अज जल्द इनसे जान छुड़ाई जा सके। मौजूदा हुकूमत अब मैं कहूँगा कि अपने बोझ से गिर रही है। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय शो। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी और ब्रेक के बाद अशफाक तोला साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि वो माशी तौर पर टेक्निकली पिछले 2 सालों को कैसा पाते हैं, कैसा देखते हैं। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हुकूमत और ऑपोजिशन का सियासी मौक़िफ़ जानने की कोशिश कर रहे थे पिछले 2 सालों के हवाले से। अब 2 सालों के हवाले से माशी एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं या वो मईशत को कैसा देखते हैं, एंड क्या अगले 3 सालों की मईशत पिछले 2 सालों जैसी रहेगी या उसमें कुछ बेहतरी आएगी। इस हवाले से अशफाक तोला साहब की तरफ चलते हैं। अशफाक तोला साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। तोला साहब, 2 साल गुजर गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। पीटीआई कहती है कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बेहतरी की राह पर गामजन कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करंट अकाउंट डेफिसिट को भी बेहतरी की तरफ लेकर गए हैं, रेमिटेंसेस में भी इजाफा आया है। अब तो पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से स्लो डाउन के बावजूद भी एक मौजू मुल्क करार दिया जाने लग गया है। तोला साहब, आप कैसी इकोनॉमी के रिफॉर्म्स या इकोनॉमिक पॉलिसीज देखते हैं पिछले 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अनिका। मुबारक 2 साल, दूसरी सालगिरह इस हुकूमत की। और सबसे बड़ी बात है, आपने एक अंग्रेजी का एक मुहावरा सुना होगा, एक कोट है, लोएस्ट ऑफ द एब इज टर्न ऑफ द टाइड। तो अब हम लोएस्ट ऑफ द एब पे हैं और जरा भी हमें बेहतरी नजर आएगी तो टर्न ऑफ द टाइड तो नजर आएगी। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त टर्न ऑफ द टाइड है
और थोड़े से आशारिये जो आपके जो हैं वो बेहतर हुए हैं। हम एक एक सेगमेंट को लेके चलते हैं और हम इसको डिस्कस करें तो ज़्यादा आसानी होगी। आपने पहला मुझे बताया करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर, तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो $3 बिलियन पे रहा। बिल्कुल मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं है कि इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, और कोई दो राय नहीं है कि ये पिछले साल जो $20 बिलियन का जो फरमा रहे हैं हमारे अब्दुल हफीज शेख साहब फाइनेंस एडवाइजर, वो भी कोई इसमें बिल्कुल सारी लिखी हुई फिगरें हैं। मगर उन सालों में जो उससे पिछले सालों में अगर हम जाएं या उससे पिछले सालों में जाएं तो ये $5-6 बिलियन पे ही होता था। वो आखिरी जो साल था उसमें 2-3 बड़े फैक्टर्स थे। एक फैक्टर ये था कि आपकी सीपैक रिलेटेड इंपोर्ट्स काफी थी, दूसरा कुछ स्पेशलाइज्ड इंपोर्ट्स भी थी उसमें, और तीसरा वो इलेक्शन ईयर था, ये आप मत भूलिएगा। चौथा वो था कि आपको उसकी वजह से आपकी जो रेवेन्यू जनरेशन है वो आपकी डबल हुई थी 5 सालों में। तो ये सारे अवामिल को मैं देखता हूँ, और दूसरी तरफ मैं ये देखता हूँ कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा ज्यादा था, हमें लोनें लेनी पड़ी। तो मैं ये समझता हूँ कि हाँ, वजन पलड़ा कहाँ भारी होता है। हमारा मसला ये हुआ कि जब 1 साल पहले इस हुकूमत ने जब ये मुआहिदा किया है IMF से कि हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हम इंटरवीन नहीं करेंगे, और मैं बारहा कह चुका हूं कि हमारी मईशत इस चीज की मुतामिल नहीं हो सकती। अगर इतना ज्यादा डिवैल्यूएशन ना होता तो ना आपको ये इन्फ्लेशन मिलता, आपको ना आज आपको इतना हाइक इंटरेस्ट रेट में मिलता, ना आपका इतना बड़ा बजट डेफिसिट होता, और ना ही आपको ये मुश्किलात नजर आती कि जो मैं समझता हूं कि नजर आ रही हैं। तो मेरे हिसाब से अब इनको जो करना चाहिए, मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि इनको जो 2-3 चीजों पे तवज्जो देने देगा। आपके प्रोग्राम में अगर आप पहले भी आप आर्काइव निकालेंगी या किसी और मीडिया पे, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत की रेसिपी जो है ना वो लो इंटरेस्ट रेट में और कंट्रोल्ड एक्सचेंज रेट पे है। आप जो एक्सपोर्टर्स को आप कहते हैं ना कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती है, तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको लोकल सब्सिडी, टारगेटेड सब्सिडी दे देनी चाहिए, जैसे आपने अभी इनको इलेक्ट्रिसिटी रेट की शक्ल में दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक, फिर देखें आपको कोविड के बाद जब एक पॉलिसी स्टेटमेंट आया हमारे मोहतरम गवर्नर स्टेट बैंक का कि जी एक बीमारी की वजह से मैं इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर सकता, राइट, पॉलिसी स्टेटमेंट में फरवरी में आया, आपने देखा होगा, और बाद में आप कम होता है तोला साहब मुझे एक चीज क्लियर कर दीजिएगा। अब 2 सालों के अंदर वी सॉ अ डाउनफॉल ऑफ इकोनॉमी, उसके बाद फिर बेहतरी की तरफ बढ़ना शुरू हुए, जिसके बारे में आपने भी बात की है कि अब हम कुछ बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुए हैं। अगला साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंडर इकोनॉमी के लिए कैसा देखते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है अनिका, और आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन। देखिए, इट इज द बिगिनिंग एंड लेट्स होप इट्स बिगिनिंग ऑफ नो एंड। मगर जो मुझे नजर आ रहा है, मामलात इतने आसान नहीं है। देखें, आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख लें, वो ये कहती हैं कि अगर कोविड संभल गया तो इंडिया की मईशत 6% से ग्रो करेगी, बांग्लादेश 4 या 5% जो व्हाटएवर इट इज, और आप फिर भी नेगेटिव में होंगे। तो मीनिंग दैट आपकी जो इंटरनेशनल परसेप्शन है वो शायद इतनी अभी मेरा ख्याल है बंधी हुई या अपना एस्टेब्लिश नहीं है। मैं ये समझता हूँ इस टोटली डिपेंडेंट होगा आपकी पॉलिसीज पे। जैसे आपने कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया, मैं कहता हूँ वन ऑफ द ब्रिलियंट पैकेज। यू हैव टू डिसाइड बिटवीन FATF एंड IMF एंड लोकल इकोनॉमी। अगर आप उनको कंप्लायंस के लिए चले गए, मैं नहीं कहता प्रेडिकेट क्राइम का पैसा पाकिस्तान की मईशत में लगे, मगर हमारे जो कल्चर में ये जो टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स इवेजन, मैं कह सकता हूँ उसको सेफली, वो जो पैसा जब तक लगेगा नहीं, मैं नहीं समझता आपकी मईशत का पहिया चल सकता है।
और ये मैं चीज पहले कहता था तो मेरा ख्याल है शायद लोग दूसरे पैराए में लेते थे, मगर ये वक्त ने साबित कर दिया अनिका कि इंटरेस्ट रेट आपको कम करने पड़े। आपको मुतवातिर 2 सालों में 2 एमनेस्टियां, ये तो एमनेस्टी प्लस 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 है कंस्ट्रक्शन। और जब आप ये एक्टिविटी देंगे, जब पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, कैपिटल फॉर्मेशन होगी, आपकी इंडस्ट्रियां खुलेंगी, एम्प्लॉयमेंट आप देंगे, लेबर इंटेंसिव अगर आप इनको एवेन्यूज को खोलेंगे तो जाके आपकी मईशत का पहिया चलेगा। राइट। और जब तक आप इन पॉलिसीज से गरादा होके दूर हटते जाएंगे और जब आप ये समझेंगे कि नहीं जी मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी मईशत के साथ साथ IMF को खुश करना है और उनकी पॉलिसीज के हिसाब के इंटरेस्ट रेट को हाई रखना है, डॉलर की पैरिटी को बढ़ा के पता नहीं क्या करना है, हॉट मनी जैसे मैडनेस को आप लेके आएंगे, तो मैं नहीं समझता आपकी मईशत परवान चढ़ सकती। राइट। अच्छा तोला साहब, इन शॉर्ट मुझे इस बात का जवाब दे दीजिएगा कि पिछले 2 सालों में इकोनॉमिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बेस्ट कदम क्या था और सबसे वर्स्ट कदम क्या था? वेरी शॉर्टली। सबसे बेस्ट कदम ये कंस्ट्रक्शन की जो एमनेस्टी उन्होंने दी है वो है, और सबसे वर्स्ट कदम था जो इंटरेस्ट रेट उन्होंने बढ़ाए और जो अंधाधुंध रील के चक्रों में, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के चक्रों में इन्होंने अंधाधुंध जो ये काम किए अपना डिवैल्यूएशन का, रैम्पेंट डिवैल्यूएशन इसको मैं कहता हूँ, ये मैं आपको कहता हूँ जो ये दिए कंस्ट्रक्शन पे एमनेस्टी, मैं कहता हूँ ये पैकेज, ऐसे पैकेज आप दूसरे इंडस्ट्रीज को भी दें, सर्विस सेक्टर्स को भी दें, होटलिंग को दें, टूरिज्म को दें कि आप पैसा लगाएं इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर को दें। ये वो मराहतें होंगी जो आपकी मईशत को परवान चढ़ाएंगी। ये पिछले 5 सालों में भी इसी वजह से हुआ था, आगे बढ़ा था आपका मुल्क। CPEC को आप ना भूलें, CPEC आपकी फ्यूचर और बका है। कि जो 2 साल में स्लो डाउन हुआ है आपका CPEC जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से और कोविड की वजह से, जब तक आप इसको सही मायनों में नहीं खोलेंगे अनिका,